हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स निट जी। सो प्यारे बच्चों, इस चैनल के साथ जुड़कर जेईई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम हर दिन इस चैनल पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। सो आइए आज के हम सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में रिकॉल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस लेक्चर्स को हमने डिस्कस कर चुका है। तो आज हम इसको रिकॉल करते हुए इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं, क्या क्या होता है मीडियम में, वैक्यूम में क्या होता है और मीडियम में क्या होता है, और फिर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमने सीखा था कि दो चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वैक्यूम में, ये अगर वैक्यूम में रखा हुआ है तो उसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हो जाएगा ये Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये कब का है फॉर्मूला? जब दो सिस्टम ऑफ चार्ज वैक्यूम में रखे हो आर डिस्टेंस पे। तो जहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। वहीं अगर के बारे में देखा जाए तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करिएगा, पाई का वैल्यू और 4 का वैल्यू पुट करिएगा तो के का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। यूनिट हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन पर कूलम स्क्वायर, और इसका उल्टा यूनिट इसका होता है। क्योंकि देखिए के और एप्सिलॉन नोट का उल्टा रिलेशन है, तो यहाँ पे के चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला यूनिट पुट करिएगा तो ऊपर में चला जाएगा न्यूटन मीटर और नीचे कूलम स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर में एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आप अगर पुट करिएगा तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होगा, एप्सिलॉन नोट का यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट के जगह पे के का वैल्यू पुट करिएगा। देखिए यहाँ पे जब एप्सिलॉन नोट यहाँ और के को यहाँ पुट करिएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यूनिट जो है इसका एप्सिलॉन नोट का के का उल्टा हो जाएगा। के का उल्टा यूनिट इसका लिखा हुआ भी है। अब आइए, फोर्स जब ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्ज मीडियम में रखे हुए हों, तब ये जब मीडियम में रखे हुए हों तब क्या होगा? तब होता है Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन एम यूज करेंगे, मतलब मीडियम का परमिटिविटी इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कभी कभी रिलेटिव परमिटिविटी दे देता है कंपेयर करके मीडियम का परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के परमिटिविटी का रेशियो देता है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ईआर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी के लिए ही ये टर्म यूज करते हैं, अगर ये ना यूज किया गया हो तो ये यूज किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। आप इतना याद रखिए। हम अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। न्यूमेरिकल्स को लिखाएंगे, 1-2 मिनट आपको देंगे सॉल्व करने के लिए, एंड देन फिर हम सॉल्व करेंगे। सो आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। सो हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है कूलम्स लॉ पे कि व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट एट 1 मीटर इन वैक्यूम। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट एट 1 मीटर इन वैक्यूम। ठीक है, आप नोट करिए एंड देन आप ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं बने तब आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सो पहले क्या करिएगा, नोट करने के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिएगा। बन भी जाए उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा कहाँ सही है क्या गलत है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, और हम अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2/r², या फिर Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है,
और ये फॉर्मूला कब हम यूज करते हैं, जब वैक्यूम में रखा हो। तो यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है, कभी कभी आपको ये मेंशन नहीं होगा कि वैक्यूम में है कि मीडियम में है, तो ऐसे केस में आपको वैक्यूम में ही एज्यूम करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोला गया है कि मिनिमम फोर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला, ये Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला, चाहे वो फोर्स किसी भी नेचर का हो, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मिनिमम कब होगा, बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर केप्ट एट 1 मीटर। मतलब ये दे दिया है कि ये 1 मीटर पे है, और ये दोनों चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला है कि ये इसका वैल्यू क्या है, लेकिन ये बोला है कि ये फोर्स मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए कि फोर्स मिनिमम होने के लिए दो फैक्टर पे यहाँ पे ये डिपेंड करता है, एक तो Q1 Q2 पे और दूसरा R पे, ठीक। लेकिन R कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, इसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, ये फिक्स है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब हमारा फोर्स जो है Q1 Q2 मिनिमम हो, यही होता है ना। ये टोटली तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मीडियम पे, 4πε0 मतलब किस मीडियम में वो रखा हुआ है, तो ये भी स्पष्ट मेंशन है कि वैक्यूम है, तो ये पता चल गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है कि वो 1 मीटर है, तो इसको मिनिमम होने के लिए फोर्स को मिनिमम होना पड़ेगा। ये मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो चार्ज है, फोर्स को मिनिमम होने के लिए दोनों चार्ज को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। तो चार्ज को हम मिनिमम करेंगे, और चार्ज मिनिमम होकर के क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है या एक निगेटिव एक पॉजिटिव भी है, तो फोर्स का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी फोर्स बोल रहे हैं, चार्ज का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा वो 1 मतलब Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये सबसे छोटा इतना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता है, या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज एग्जिस्ट करता है, या एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज का जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पे ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फोर्स मिनिमम चाहिए तो क्यू मिनिमम करना होगा, क्यू मिनिमम इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें Q1 Q2 के जगह पे इतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए और फोर्स का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो एफ मिन इज इक्वल्स टू के का वैल्यू पुट करिए, तो के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, दोनों के जगह पे हम इतना रखेंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इतना फिर Q2 के लिए लिखेंगे। उससे अच्छा है हम इसको होल स्क्वायर कर लें और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 9 इंटू, ये इसका वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56, 1.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.56, और ये हो जाएगा, पावर को स्क्वायर करेंगे तो पावर इनटू हो जाता है, तो 10 टू द पावर माइनस कितना 38 इंटू ऊपर में 10 टू द पावर माइनस प्लस 9 भी था, और नीचे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो यही आएगा। और इसको अगर सॉल्व करिएगा तो ये क्या देगा, 9 से यहाँ पे इंटू कर लीजिए तो 9 6 जा 54 का 4 5 रहा कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 5 मिल करके 50 कैरी 5, और 9 टू 18 और 5 23 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर हो जाएगा -29 न्यूटन। मतलब इससे छोटा या मिनिमम चार्ज दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट, इससे छोटा या मिनिमम फोर्स दो चार्ज के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। जब दो चार्ज 1 मीटर पे और वैक्यूम में रखा हुआ होगा तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा फोर्स का वो ये हो जाएगा 3.04 इंटू 10 टू द पावर -29 न्यूटन। इसको नोट करिए, फिर अगर न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं।
सो हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल्स है और जेई मेन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ये कहता है कि तीन चार्जेस है, कैपिटल क्यूब, स्मॉल क्यूब और कैपिटल क्यूब, जो रखा हुआ है डिस्टेंस x 0 पे, dy 2 पे और d पे। ये कहाँ से? तो फ्रॉम ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 0 डिस्टेंस पे। मतलब पहला जो चार्ज है प्लस क्यू वो ऑरिजिन पे ही रखा हुआ है, और दूसरा जो चार्ज है वो रखा हुआ है dy 2 डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से dy 2 डिस्टेंस पे, और थर्ड चार्ज जो है ऑरिजिन से d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये सब x एक्सिस पे है। इफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस क्यू, मतलब इसमें से जो प्लस क्यू है वो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना? इज 0। लेकिन ये प्लस क्यू कहाँ पे रखा हुआ है? तो x इज इक्वल टू 0 पे। मतलब कि सभी चार्ज जो है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये ऑरिजिन पे रखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू dy 2 डिस्टेंस पे, और ये d पे रखा हुआ है। तो कहता है जो ऑरिजिन पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू चार्ज, वहाँ पे नेट फोर्स अगर 0 है, नेट फोर्स क्या है? अगर 0 है तो क्यू का, स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या है? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म में क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले आप ट्राई करिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिएगा। अभी हम भी इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए, जैसा सिचुएशन बोला है वैसे हम तीन चार्ज को एक्स एक्सिस पे पुट कर रहे हैं। ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। फिर बोल रहा है कि x इज इक्वल टू dy 2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है जो स्मॉल क्यू है, एंड देन x इज इक्वल टू d डिस्टेंस पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि जो ऑरिजिन पे है, एक्स एक्सिस पे जो ऑरिजिन पे है, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई प्लस क्यूब, देखिए प्लस क्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन कौन? जो x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 0 पे तो ये है इज 0। मतलब यहाँ पे ये जो चार्ज है वो 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे 0 फोर्स एक्सपीरियंस करने का लॉजिक क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक चार्ज है, तो ये दोनों अगर लाइक चार्ज है तो इस पे ये तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इसको अगर हम F1 बोलें तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर। अब देखिए यहाँ पे नेट फोर्स प्लस क्यू पे नेट फोर्स 0 तभी संभव है जब इसके बराबर और इसके विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो। तो अभी एक स्मॉल क्यू चार्ज भी बचा हुआ है, तो ये तभी संभव है जब स्मॉल क्यू के द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का हो। ठीक है, और इसको हम अगर F2 अज्यूम कर रहे हैं, तो ये नेट फोर्स 0 तभी फील कर पाएगा जब F1 इसके द्वारा लगाया गया फोर्स F1 या स्मॉल क्यू के द्वारा लगाया गया फोर्स F2, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए, और डायरेक्शन में अपोजिट तो है ही। ठीक है, इससे हमें साफ पता चलता है कि अगर ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज है। अगर ये निगेटिव चार्ज नहीं होगा तो ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स F1 प्लस F2 हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, इसीलिए संभव नहीं है। सो Q के बारे में हम कह सकते हैं कि उसका साइन कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करना है, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि कैपिटल क्यूब 0 फोर्स एक्सपीरियंस करे, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो, तो नेट फोर्स 0 तभी होगा ना, एफ नेट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? F1, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माने तो इस डायरेक्शन को हम निगेटिव बोलेंगे। F1 माइनस F2 क्या हो जाए? 0 हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, सम होगा, वो 0 हो जाए। इसका मतलब है कि F1 बराबर क्या हो जाए? F2। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? F2 हो जाए। अब देखिए यहाँ से F1 और F2 को हम इक्वल करते हैं, तो F1 क्या है? इसके बीच में, दोनों कैपिटल क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स F1 है। तो F1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2, मतलब Q इंटू क्यू करेंगे तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये 0 और ये D, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D हो गया। ये x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, ये x इक्वल टू D पे है,
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया d, तो d का स्क्वायर इज इक्वल टू F2, ये दोनों के बीच में, ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स, तो लिखेंगे K Q1 Q2, तो Q1 कैपिटल क्यू Q2 स्मॉल क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लीजिए, एक कैपिटल क्यू से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे और सॉल्व होकर के क्या बचेगा क्यू स्क्वायर नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी क्यू स्क्वायर में एक क्यू तो कैंसिल हो गया, एक बचा इधर, यहाँ पे क्या बचा स्मॉल क्यू अपॉन ये डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 4Q इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, तो Q इज इक्वल टू Q अपॉन 4, ये तो मैग्नीट्यूड वाइज होगा, और अगर साइन के साथ देखें तो Q इज इक्वल टू स्मॉल q इज इक्वल टू, ये पहले से पता चला कि ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लीजिए, इसका हो जाएगा Q अपॉन -Q अपॉन 4 माइनस कैपिटल Q अपॉन 4। तो यही रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए बोल रहा था कि कैपिटल क्यूब और स्मॉल क्यूब में क्या रिलेशन होगा उसको फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि 3 चार्ज है जो रखा हुआ है 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 3 वर्टेक्स होता है ट्रायंगल का, तो तीनों वर्टेक्स पे 3 चार्ज को रखा गया है, 3 इक्वल चार्जेस कर लीजिए, 3 इक्वल चार्जेस kept at the vertices of equilateral triangle, 3 इक्वल चार्जेस स्मॉल क्यू कर लीजिए, स्मॉल क्यू kept at the vertices of equilateral triangle of side small a, find the net force on any vertex of that triangle। तो आइए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ये ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, तो इक्विलेटरल होना चाहिए, दिख रहा है, चलिए ना भी है तो एज्यूम कर लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ईच साइड इक्वल होता है, और बोल रहा है कि इसके वर्टिसेस पे स्मॉल क्यू चार्ज को रखा गया है, तो बोल रहा है कोई भी वर्टेक्स पे नेट फोर्स बतलाइए। नेट फोर्स मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतलाइए। ठीक, तो अज्यूम कर लेते हैं हम एक वर्टेक्स, यहीं पे नेट फोर्स, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फिर ये नहीं बोला है कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, अगर ऐसा नहीं बोले तो आपको वैक्यूम एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए नेमिंग भी कर लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ये भी पता होना चाहिए आपको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड इक्वल होता है और ईच एंगल भी इक्वल होता है और 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्यों बोला है, तो नेट फोर्स इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको अगर हम F1 बोले, और ये भी चार्ज जो वर्टेक्स ए पे रखा हुआ है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, चूंकि सब एक नेचर का है तो ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा, तो इसको हम F2 अभी फिलहाल अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए F1 इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज F1 जो है क्या कहलाएगा, K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर होता है। Q1 का वैल्यू Q, Q2 का Q, तो हो जाएगा K Q स्क्वायर, Q1 Q2 करेंगे तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस क्या है A, तो हो जाएगा A स्क्वायर। वहीं अगर F2 लिखें तो F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K इंटू Q1 Q2, Q1 Q इंटू Q करेंगे तो Q का स्क्वायर स्मॉल Q का, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्टेंस फिर A है तो A का स्क्वायर करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो मैग्नीट्यूड F1 का आया वही F2 का आया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 है, और इसको क्यों अलग अलग नाम दें, इसको हम F ही बोल रहे हैं, क्या है F ही अब बोल रहे हैं, F1 F2 को F बोल रहे हैं कि जितना फोर्स ये इधर इस डायरेक्शन में लगा रहा है उतना फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक, अब कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर नेट फोर्स चाहिए तो यहाँ पे 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर का आप रिजल्टेंट वेक्टर अगर फाइंड करना जानते हैं, एक वेक्टर ऐसे है
और एक वेक्टर ऐसे है, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, 60 डिग्री पे है दो वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच से पास करता है। इसका रिजल्टेंट किधर से पास करेगा, बीच से पास करेगा इधर। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा। मतलब ये जो चार्ज है ना, वो फोर्स को इधर और इधर न फील करेगा, उसको लगेगा कि इस डायरेक्शन में हमें कोई जो चार्ज है वो रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में। दो चार्ज जब बराबर होता है तो दो फोर्स अगर बराबर होता है और अगर थीटा एंगल पर रखा हुआ होता है तो उसका रिजल्टेंट थीटा बाई 2 से पास करता है, दोनों से थीटा बाई 2, इधर से थीटा बाई 2, इधर से थीटा बाई 2 बना करके। मतलब ये 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री, इधर से ये 30 डिग्री बना करके और इधर से इसके साथ 30 डिग्री बना करके इसका रिजल्टेंट पास करेगा। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ठीक है, f1 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट फोर्स इंटू सेकंड फोर्स इंटू कॉस थीटा, दोनों फोर्स के बीच के एंगल का कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ बी पे नेट फोर्स अगर हम लिखें या रिजल्टेंट फोर्स तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला से। इसमें देखिए F1 का वैल्यू क्या है, तो F1 का वैल्यू F है, तो हो जाएगा F1 का वैल्यू क्या है F है, और F2 का वैल्यू भी F है, तो हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, मतलब 2 इंटू F करेंगे तो F का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर मिल करके कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो एफ स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3f स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करिएगा तो f बाहर आ जाएगा, और 3 जो कि एक ऐसा होल नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से आपको नेट फोर्स कितना मिला, तो नेट फोर्स मिला √3 इंटू एफ, और एफ का वैल्यू कितना है KQ अपॉन ए स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इतना आपका नेट फोर्स हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। अगर डायरेक्शन इसका बोले, डायरेक्शन अगर बोले तो लिखेंगे कि 30 डिग्री विथ F1 और F2, 30 डिग्री विथ F1 और F2। मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है नेट फोर्स का, तो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है और इसके साथ भी 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, कोई भी फोर्स के साथ क्या बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, ये इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब ओरिएंटेशन कैसा है रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है, किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है। तो F1 से 30 डिग्री बना रहा है या F2 से 30 डिग्री बना रहा है, और नहीं एंड कर लीजिए, दोनों से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, और मैग्नीट्यूड इतना हो गया रिजल्टेंट फोर्स का √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √3 इंटू KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए पॉइंट चार्ज के कारण फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने करवाया, ठीक है, सेकंड पॉइंट चार्ज के कारण ही करवाया जब दोनों लाइन पे रखा हुआ था, ये ट्रायंगुलर शेप पे रखा हुआ था। ऐसे ही पूछता है कि स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है तो कोई एक कॉर्नर पे नेट फोर्स बतलाइए। ठीक, तो आप जो है अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं तो इस तरीके के प्रॉब्लम को आप हैंडल कर लेंगे, इसमें कुछ बचा नहीं है। इसमें अगर रिजल्टेंट फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर लीजिएगा। अब हम नया टाइप बताएंगे। सो आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में अलग अलग टाइप के प्रीवियस ईयर जेईई के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। और फिर बाकी सोच रहे होंगे नीट के बच्चे, तो अगर
जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम कराने का मकसद है कि अलग अलग हम टाइप के क्वेश्चंस को करवा दें और ये आपको पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको टाइप और क्वेश्चन करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी आपके अंदर मतलब ये डेवलप हो गया तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि नीट के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इससे लो ही रहता है, तो आप आसानी से नीट के क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले एक बार जा करके आप नोट्स को रिकॉल करिएगा, रिवाइज करिएगा, देन सॉल्व एग्जाम्पल करिएगा, या फिर अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।